साल 1942 वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ब्रिटिश फोर्सेस यूरोप में जर्मनी और श्रीलंका में जापान के साथ युद्ध कर रही थी। ब्रिटिश रूल के आखिरी कुछ वर्षों में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। 4 साल पहले 1938 में 34 साल की उम्र में जे.आर.डी. टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे। उस समय टाटा सन्स के बोर्ड में जे.आर.डी. टाटा यंगेस्ट मेंबर थे। उन उथल पुथल भरे दिनों में भारत की पेंट इंडस्ट्री में कुछ विदेशी कंपनियां और शालीमार पेंट जैसे खिलाड़ी थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पेंट इंपोर्ट्स पर टेम्पररी बैन लगाया गया था, जो कि एक अवसर था घरेलू उत्पादन के लिए। इस अवसर को देखते हुए एक 26 साल के एंटरप्रेन्योर चंपकलाल चौकसी और उनके 3 दोस्तों ने मिलकर एक पेंट कंपनी स्टार्ट की। 1967 तक ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी बन चुकी थी और आज तक ये पोजीशन कायम है। क्या नाम है इस कंपनी का? कैसे ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी बनी? चलो समझते हैं। इस कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। 1940 और 50 के दशक में डेकोरेटिव पेंट्स एक कॉमोडिटी बिजनेस था, जिसमें ड्राई डिस्टेम्पर, जिसे चूना भी कहा जाता है, शामिल था। चंपकलाल के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन्हें अपना एशियन पेंट्स का ब्रांड एक ऐसे बिजनेस में एस्टेब्लिश करना था जहां सप्लाई कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथों में थी। इन डिस्ट्रीब्यूटर्स से इग्नोर होने के बाद चंपकलाल और उनके दोस्तों ने गांवों में जाकर डायरेक्टली दुकानदारों को अपने पेंट्स बेचे। छोटे गांवों के दुकानदार पैम्पर्ड फील करते थे डायरेक्टली कंपनी के साथ डील करने की वजह से, rather than dealing with distributors. They were also getting the products at a better price. कंपनी के पास कंजप्शन पैटर्न को समझने की लेजेंडरी एबिलिटी थी। तमिलनाडु के पोंगल फेस्टिवल और महाराष्ट्र के पोला फेस्टिवल के दौरान गांव के लोग अपने बैल के सींगों को पेंट करते थे। विलेजर्स अपने बैल के सींगों पर ब्राइट कलर्स पेंट करते थे, जिसके लिए उन्हें स्मॉल क्वांटिटी में ब्राइट कलर्स की ज़रूरत थी। चंपकलाल ने इस अवसर को देखा और स्मॉल क्वांटिटी में पेंट बेचना शुरू किया, जिसमें वे सक्सेसफुल भी हुए। सिमिलरली तमिलनाडु में लोग अपनी दहलीज पर लाल या पीले रंग की धारियाँ बनाते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। ये एक अच्छा मार्केट था एशियन पेंट्स के लिए। सो एशियन पेंट्स ने अपने पेंट्स स्मॉल क्वांटिटी में और लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी के साथ बेचना शुरू किया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, छोटे गांवों और शहरों के डीलर्स उनके प्रोडक्ट्स के स्टॉक रखने लगे, जिसका रिजल्ट ये आया कि बड़े शहरों के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिन्होंने पहले एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट्स बेचने से मना कर दिया था, उन्होंने कंपनी के साथ पार्टनरशिप की और उनके प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दिए। कंपनी 0 to 1 तो आ गई थी, लेकिन इसे 1 to 100 ले जाने के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट की ज़रूरत थी। चंपकलाल ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और इसे ओवरकम करने के लिए उन्होंने IIM अहमदाबाद, IIM कलकत्ता और IIT बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट से फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर किए। 1970s में एशियन पेंट्स ने अपना पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीदा। उस समय एशियन पेंट्स भारत की वो पहली कंपनी थी जिसने मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीदा था। इस कंप्यूटर का यूज़ पेरोल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए नहीं होता था। इसका यूज़ डिमांड फोरकास्टिंग यानी मांग का अनुमान लगाने के लिए और सर्विस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए होता था। सो 1970s में कंपनी अपनी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने पर फोकस कर रही थी। 31 जुलाई 1997 को चंपकलाल का देहांत हुआ। आज 52.8% ओनरशिप के साथ बाकी के 3 फाउंडर्स की फैमिलीज एशियन पेंट्स को चला रही हैं। सो ये था आज का वीडियो मेरी तरफ से। वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। ये स्टोरी मैंने तुम्हें द अनयूजुअल बिलियनियर्स बाय सौरभ मुखर्जी इस बुक से बताई है। क्या तुम चंपकलाल के बारे में पहले से जानते थे? राइट डाउन इन द कमेंट्स।